हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। हमने पिछली क्लास में पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन यानी क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता। तो हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा है, बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। अगर आपको थ्योरी समझनी हो तो आप हमारी पिछली क्लास देख सकते हैं। उसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित परिभाषा समझी थी, इसकी विशेषताएं समझी थी और इसके बाद इसका संतुलन भी हमने उस क्लास में समझा था। और इस क्लास में हम क्या करेंगे? ओनली MCQ सोल्व करेंगे, जो कि क्या है? PGT या कॉलेज लेक्चरर या यूजीसी नेट इन सभी एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन हमने इस क्लास में लिए हुए। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे PGT, कॉलेज लेक्चरर, जैसे राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है, हरियाणा में कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी है और यूजीसी नेट का एग्जाम आने वाला है जून 2023 वाला। 2023 में जून 2023 वाला इसके फॉर्म जल्दी आने वाले हैं। तो आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इनमें से किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर, मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और आपको अच्छी अच्छी क्लासेस मिलने वाली है। तो हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत एक फर्म का मूल्य 40 रुपए है तब उसका औसत आगम होगा। अब देखिए इसमें क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या है? एक फर्म का मूल्य यानी कीमत क्या है? 40 रुपए। कीमत क्या दे रखी है? 40 रुपए दे रखी है। कीमत 40 रुपए दे रखी है तो औसत आगम ज्ञात करना है। यानी देखिए कीमत यानी प्राइस ये कितनी दे रखी है? 40 रुपए दे रखी है और हमें क्या ज्ञात करना है? औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू। औसत आगम क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है, उसमें देखिए एक फर्म के संतुलन की स्थिति क्या होती है या पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म के लिए देखिए ये औसत आगम वक्र है और यही सीमांत आगम वक्र है और ये कीमत है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? औसत आगम, सीमांत आगम और कीमत, ये तीनों क्या होते हैं? तीनों बराबर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये जो है औसत आगम वक्र, सीमांत आगम वक्र, इसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग वक्र। ये एक व्यक्तिगत फर्म का क्या है? मांग वक्र, जो कि क्या होता है? एक्स एक्स के समानांतर होता है। ये एक्स एक्स के समानांतर होता है। तो देखिए औसत आगम, सीमांत आगम और कीमत क्या होती है? एक दूसरे के बराबर। अब देखिए कीमत 40 रुपए है तो औसत आगम भी क्या होगी? 40 रुपए होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए। अगर औसत आगम क्या है? मूल्य क्या है? 40 रुपए। कीमत अगर 40 रुपए है तो औसत आगम भी क्या होगी? 40 रुपए होगी। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत का निर्धारण होता है। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो ये प्रश्न है। तो अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत का निर्धारण कैसे होता है? बाजार कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है? मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा। बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा। बाजार में जहां पर मांग बराबर पूर्ति होगी उसी स्तर पर क्या होगा? कीमत का निर्धारण होगा। अब इस चीज को हम सब यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए
अब देखिए यहाँ पर मैंने दो चित्र बनाए, ये हमारा पहला चित्र है और ये हमारा दूसरा चित्र है। अब देखिए पहले चित्र में क्या उद्योग को दर्शाया गया, दूसरे चित्र में व्यक्तिगत फर्म को दर्शाया गया। अब देखिए उद्योग का जो मांग वक्र है उसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये उद्योग का मांग वक्र होता है और ये उद्योग का पूर्ति वक्र होता है। और जहां पर ये आपस में काटते हैं इसको हमने जैसे ई बिंदु दे दिया और इस बिंदु पर क्या होगा, संतुलन, और ये कीमत निर्धारित होगी। जैसे ओ पी, ये ओ पी कीमत निर्धारित होगी। कैसे हुई निर्धारण इसका, बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर, वहां पर क्या है, कीमत का निर्धारण हो गया। तो उद्योग में उद्योग क्या करता है, कीमत का निर्धारण करता है। अब देखिए ये ओपी कीमत निर्धारित हुई, तो ये जो ओपी कीमत निर्धारित हुई यहाँ पर ये ओपी कीमत ही यह फर्म वसूल करेगी। यहाँ पर जो कीमत निर्धारित हुई यही कीमत, जैसे यहाँ पर 10 रुपए कीमत निर्धारित होगी तो ये जो फर्म है ये 10 रुपए ही कीमत वसूल करेगी, क्योंकि व्यक्तिगत फर्म जो होती है ये क्या होती है, कीमत स्वीकारक होती है। ये क्या होती है, कीमत स्वीकारक होती है। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये बनता है ए आर बराबर एम आर बराबर पी, ये बनते हैं व्यक्तिगत फर्म के लिए। तो उद्योग में कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा हो रहा है और व्यक्तिगत फर्म क्या कर रही है, कीमत को स्वीकार कर रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बी। मांग और पूर्ति की दशाओं की व्यवहार प्रणाली से बाजार कीमत का निर्धारण होता है। मांग और पूर्ति की दशाओं की व्यवहारिक प्रणाली से बाजार कीमत का निर्धारण होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत का निर्धारण उद्योग की मांग व पूर्ति की परस्पर क्रिया द्वारा होता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये उद्योग है, ये उद्योग का मांग वक्र है और ये उद्योग का पूर्ति वक्र आपस में ये बिंदु पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, कीमत निर्धारित हो गई। तो कीमत क्या हो गई, ओपी। जैसे ये कीमत किसके बराबर, 10 रुपए। अब ये की ये कीमत क्या करती है, ये व्यक्तिगत फर्म यानी जो एक फर्म है वो यही 10 रुपए वसूल करेगी। अगर यहाँ पर कीमत का निर्धारण 12 रुपए होता तो ये फर्म भी 12 रुपए वसूल करती। और इसका जो मांग वक्र है, देखिए उद्योग का जो मांग वक्र है इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक। उद्योग के मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक और व्यक्तिगत फर्म का जो मांग वक्र है वो अक्ष अक्ष के समानांतर होता है। तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, प्रतियोगी बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म के उत्पाद के लिए मांग वक्र का आकार क्या होता है। क्या प्रश्न है, एक व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग वक्र का आकार पूछा है। तो देखिए ये इसका राइट आंसर क्या है, ए, क्षैतिजीय सीधी रेखा। देखिए एक व्यक्तिगत फर्म होती है वो क्या होती है, कीमत स्वीकारक होती है। ये क्या है, व्यक्तिगत फर्म, जिसका ये क्या है, ये एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू बराबर प्राइस, ये तीनों बराबर होते हैं। यहाँ पर मात्रा और यहाँ पर कीमत। और ये जो है ये औसत आगम वक्र है और ये क्या है, मांग वक्र है। जो मांग वक्र है वो क्या है, क्षैतिजीय सीधी रेखा है। क्षैतिजीय क्या है, सीधी रेखा। या इसको ये भी लिख सकते हैं, अक्ष अक्ष के समानांतर रेखा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। हमारा क्षैतिजीय सीधी रेखा ये सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए संतुलन के लिए पर्याप्त शर्त है। यहाँ पर कौन सी बतानी है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए संतुलन की पर्याप्त शर्त बतानी है। कौन सी शर्त, पर्याप्त शर्त है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन के लिए कितनी शर्तें हैं, संतुलन की शर्तें कितनी होती है, संतुलन की 2 शर्तें होती है। तो देखिए संतुलन की पहली शर्त क्या है, एम सी बराबर एम आर होना चाहिए, यानी सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम होना चाहिए। एम सी बराबर एम आर, ये हमारी क्या है, पहली शर्त है।
और दूसरी शर्त क्या है, एम आर को नीचे से काटे। देखिए पहली शर्त क्या, एम सी बराबर एम आर होना चाहिए, दूसरी शर्त क्या, एम सी एम आर को नीचे से काटे। ये कितनी शर्तें होगी, दो शर्तें, पहली शर्त ये, दूसरी शर्त ये। अब देखिए इन दोनों में से हमें क्या बतानी है, पर्याप्त शर्त कौन सी है। तो देखिए इसके लिए हम आगे और देखते हैं। हमारी जो पहली शर्त है एम सी बराबर एम आर, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि की शर्त, प्रथम कोटि की शर्त, और इसी को बोलते हैं आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त। ये हमारी पहली शर्त। और दूसरी शर्त है, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि की शर्त कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पर्याप्त शर्त। पर्याप्त शर्त कौन सी है, एम सी एम आर को नीचे से काटे, यानी सीमांत लागत सीमांत आगम को नीचे से काटे। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से संतुलन बिंदु पर काटे। हमारा राइट आंसर क्या है, बी। आशा करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्म के संतुलन के लिए दो आवश्यक शर्त है। पहला क्या, सीमांत लागत सीमांत आगम यानी एम सी बराबर एम आर हो, यह एक अनिवार्य शर्त है, इसे प्रथम कोटि की शर्त भी कहा जाता है। और दूसरी शर्त क्या है, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे, और संतुलन बिंदु के उपरांत यह सीमांत आगम वक्र से ऊपर बना रहे। यह फर्म के संतुलन के लिए पर्याप्त शर्त है। जो दूसरी जो शर्त है ये क्या है, पर्याप्त शर्त है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा और छठा प्रश्न ये दोनों एक ही पेज पर है। तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक्स वस्तु की कीमत कितनी दे रखी है, 25 रुपए, यानी प्राइस कितनी दे रखी है, 25 रुपए, कितने 25 रुपए। और 200वीं इकाई की बिक्री के सीमांत आगम क्या होगा, यानी सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू बताना है। तो देखिए ये किससे संबंधित प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, एम आर किसके बराबर होती है, एम आर बराबर, हमें एम आर बताना है यानी सीमांत आगम। तो एम आर किसके बराबर होती है, ए आर बराबर प्राइस, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में तीनों बराबर है। और कीमत कितनी है, कीमत कितनी देगी, 25। तो हमारी कीमत है 25, यानी ये क्या है, ए ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि कीमत 25 है तो सीमांत आगम भी क्या होगी, 25 होगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। अब छठा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है, बहुत सारे अधिक क्रेता और विक्रेता, क्रेता व विक्रेता, इनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो देखिए फर्मों की अधिक संख्या होती है यानी विक्रेता अधिक होते हैं। तो ये तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है, ये पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है। अब देखिए कीमत पर फर्म का नियंत्रण होता है, ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। क्योंकि देखिए जो फर्म होती है, यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, फर्म के बारे में। जो फर्म होती है, फर्म क्या होती है, कीमत स्वीकारक होती है। देखिए हमने जो आगे पहले पढ़ा वो बता देता हूं एक बार वापस। देखिए ये जो फर्म है, ये व्यक्तिगत फर्म, ये क्या है, ये कीमत स्वीकारक, कीमत स्वीकारक जो फर्म है वो कीमत स्वीकार करती है, इसका कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं, कीमत पर नियंत्रण नहीं होता, बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता। कीमत का निर्धारण कहां पर होता है, उद्योग में मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। तो एक व्यक्तिगत फर्म का कीमत पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। तो देखिए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कीमत पर फर्म का नियंत्रण होता है, तो ये गलत है, क्योंकि फर्म का कीमत पर नियंत्रण नहीं होती, फर्म में कीमत स्वीकारक होती है। और देखिए वस्तुएं समरूप होती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें देखिए ए बी सी डी, ये चार फर्में, चारों जो एक वस्तु का उत्पादन कर रही है, जैसे चारों फर्में कपड़े का उत्पादन कर रही है, तो चारों का जो कपड़ा है वो क्या होगा, बिल्कुल समान होगा, यानी रंग गुण रूप में बिल्कुल समान होता है, इसको बोलते हैं समरूप।
यानी वस्तुएं समरूप होती है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। और जो पूर्णतया लोचदार मांग वक्र, मैंने बताया अभी, ये मांग वक्र होता है ए आर बराबर एम आर बराबर पी। ये लोचदार, ये क्या है, पूर्णतः अगर ये समानांतर हो तो पूर्णतया लोचदार, और ऊर्ध्वाधर हो तो ये पूर्णतया बेलोचदार। तो मांग वक्र क्या होता है, पूर्णतया लोचदार होता है। तो ये भी हमारी सही है। तो देखिए ये भी हमारा राइट है, पहला भी, तीसरा भी राइट है और चौथा भी राइट है। तो यानी इनमें से देखिए, निम्न में से पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है, जो संबंधित नहीं है वो बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। बी हमारा राइट आंसर, क्योंकि फर्मों का कीमत पर नियंत्रण नहीं होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता होगी। अब देखिए दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के लिए कौन सी स्थिति सही है, तो हम दीर्घकाल के संतुलन की स्थिति को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है, ये किसका बनाया है हमने, दीर्घकाल। दीर्घकाल, अब देखिए दीर्घकाल में एक फर्म के लिए जो लागत वक्र होते हैं, एक तो है औसत लागत वक्र होता है और एक सीमांत लागत वक्र होता है। ये दो वक्र ही होता है, और इसमें एवीसी यानी परिवर्ती लागत वक्र नहीं होता, ये केवल अल्पकाल में होते हैं। तो ये हमें दो वक्र ही बनाने हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, अमसी, क्या अमसी यानी सीमांत लागत वक्र। अब देखिए अमसी और ये हमारा अमार, ये हमारा अमसी वक्र और ये अमार आपस में इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये संतुलन वाला बिंदु है, इसको हमने नाम दे दिया ई बिंदु। तो संतुलन वाला बिंदु कौन सा हो गया, ई। अब देखिए ये हमारा अमसी वक्र है, इसको हम अमसी भी लिख सकते हैं और इसको एल एम सी भी लिख सकते हैं, यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, यानी दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। और दीर्घकाल में जो हमारा एसी वक्र, अब हमें कौन सा बनाना है, अमसी बना दिया, एसी बनाना। तो एसी जो वक्र है इसी बिंदु से होकर जाएगा। तो देखिए ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है जो इसी बिंदु से होकर जाता है। तो देखिए ये एल ए सी यानी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। अब देखिए इस बिंदु पर ये देखिए दीर्घकालीन औसत लागत वक्र भी इसी बिंदु से जा रहा है, सीमांत लागत वक्र भी इसी बिंदु से जा रहा है। औसत आगम और सीमांत आगम और कीमत ये तीनों भी इसी बिंदु से ई बिंदु से जा रहे हैं, यानी एल एम सी बराबर एल ए सी बराबर ए आर बराबर एम आर बराबर पी, यानी ये सभी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अब देखिए अब ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, एम आर बराबर एम सी। तो देखिए इस बिंदु पर ये हमारा एम आर है, ये हमारा एम आर और ये हमारा एम सी, ये भी बराबर है। पहला हमारा सही है। देखिए एम आर बराबर क्या है, एम सी, ये बराबर हो गए। दूसरा क्या है, ए आर बराबर एम आर। तो देखिए ये हमारा ए आर बराबर एम आर, ये भी दो एक दूसरे के क्या है, बराबर। तीसरा है एल ए सी बराबर कीमत। तो ये देखिए एल ए सी और ये कीमत ये भी बराबर है, यानी ये सभी स्थितियां सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, डी। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यदि मांग की लोच इकाई से अधिक है, यानी मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिया गया, एक से अधिक। मांग की लोच एक से अधिक हो तो सीमांत आगम होगा। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच, मांग की लोच। और यहां पर लिखेंगे हम सीमांत आगम, सीमांत आगम यानी मार्जिनल रिवेन्यू। अब देखिए ईडी है एक से अधिक, पहली स्थिति क्या, ईडी एक से अधिक हो, मांग की लोच एक से अधिक हो तो सीमांत आगम क्या होगा, सीमांत आगम होगा धनात्मक। दूसरा क्या है, अगर मांग की लोच एक के बराबर हो तो सीमांत आगम क्या होगा, शून्य होगा। तीसरी स्थिति क्या, एक से कम, यानी मांग की लोच क्या हो, एक से कम, तो सीमांत आगम क्या होगा, ऋणात्मक। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है, मांग की लोच क्या दे रखी है, मांग की लोच क्या दे रखी है, मांग की लोच इकाई से अधिक है, यानी एक से अधिक है, तो सीमांत आगम क्या होना चाहिए, धनात्मक, यानी हमारा धनात्मक वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही है। ये स्थितियां आप ध्यान रखना, तीनों स्थितियां।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से बाजार प्रारूप में किसमें सर्वाधिक कुशल साधन आवंटन होता है। देखिए एकाधिकारिक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार यानी मोनोपोली, और अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली, और पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन। तो ये चार बाजार दे रखी है। चारों बाजारों में से सर्वाधिक कुशल साधन आवंटन कहां पर होता है। तो देखिए कुशल साधन आवंटन, कुशल साधन आवंटन कहां पर होगा, जहां पर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं होगी। जहां पर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं होगी वहां पर क्या होगा, साधनों का सर्वाधिक कुशल आवंटन होगा। और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता किस स्तर पर नहीं होगा, तो औसत लागत वक्र एसी के, जो देखिए औसत लागत वक्र एसी यानी औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं होती है। एसी के न्यूनतम बिंदु पर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता क्या होती है, शून्य होती है, यानी इसमें कोई अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं होती है। तो देखिए इनमें से ये चार बाजार दिए गए, चारों बाजारों में जो पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन, जो पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता में एसी के न्यूनतम बिंदु पर संतुलन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एसी के न्यूनतम बिंदु पर संतुलन होता है। इस वजह से क्या होता है, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं पाई जाती है, मतलब क्या होता है, साधनों का सर्वाधिक कुशल आवंटन होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, डी सही है। देखिए जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें क्या होता है, ये देखिए ये ए आर बराबर अम आर, और ये हमारा अम सी यानी सीमांत लागत वक्र है, और ये हमारा एसी जो इसी बिंदु पर जाता है। तो देखिए ये हमारा एसी है, और एसी का ये देखिए ये एसी घटता है और यहां से बढ़ता है, तो एसी के न्यूनतम बिंदु पर क्या है, संतुलन। एक बार वापस बता देता हूँ, ये हमारा एसी घट रहा है और यहाँ से वापस बढ़ रहा है, तो एसी के न्यूनतम बिंदु ये हमारा संतुलन का बिंदु है। तो एसी के न्यूनतम बिंदु पर संतुलन है, यानी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता क्या है, यहाँ पर शून्य है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में साधनों का सर्वाधिक कुशल आवंटन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता के लिए सही नहीं है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के लिए जो सही नहीं है वो बताना है, जो सही नहीं है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस बराबर LAC, ये होता है दीर्घकाल में। दीर्घकाल में ये कीमत किसके बराबर होती है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के बराबर। मैंने जो अभी चित्र बनाया था उसमें क्या था कि दीर्घकाल में AR बराबर MR बराबर P बराबर LAC बराबर MC, ये एक दूसरे के बराबर होते, तो ये बराबर होते, ये पहला हमारा सही है। एक वस्तु के लिए बाजार मांग वक्र अक्ष के प्रति क्षैतिज होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, बाजार मांग वक्र। कौन सा मांग वक्र, बाजार मांग वक्र। तो देखिए बाजार मांग वक्र, देखिए बाजार मांग वक्र ऐसा होता है, ये पूर्ति वक्र, ये मांग वक्र और ये पूर्ति वक्र, और एक व्यक्तिगत फर्म के लिए ये मांग वक्र। तो व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग वक्र तो क्या होता है, समांतर होता है, अक्ष के प्रति क्षैतिज होता है, किसके लिए, व्यक्तिगत फर्म के लिए। लेकिन बाजार के लिए क्या होता है, बाजार के लिए मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए बाजार मांग वक्र अक्ष
के प्रति क्षैतिज नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो कौन सा सही नहीं है, तो हमारा बी सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हमारा सही है। अब सी पर चलते, देखिए फर्में सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो देखिए दीर्घकाल में फर्म क्या करती है, केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है, न लाभ न हानि कमाती, केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। दीर्घकालिक अवधि में फर्म औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर परिचालन करती है। मैंने अभी पिछले प्रश्न में ही बताया कि जो एसी है, एसी के न्यूनतम बिंदु पर ही संतुलन होता है दीर्घकाल में। इसी वजह से क्या होता है, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी, ये हमारा सही नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या है, लंबी अवधि यानी दीर्घकाल में और पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। ये हमारा सही है, ये सही है, क्योंकि देखिए दीर्घकाल में ये ए आर बराबर एम आर है, और ये हमारा एमसी है, और ये एसी है, एल एसी, जो इसी बिंदु से जाता है। यहाँ पर फर्म केवल क्या कमाती है, सामान्य लाभ कमाती है। तो देखिए दीर्घकाल में केवल फर्म सामान्य लाभ कमाती है, और इस प्रणाली में परिवहन की कोई लागत नहीं। ये हमारा आर भी सही है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है, परिवहन लागत नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो हमारा ए और आर दोनों क्या है, सही है। लेकिन देखिए जो आर और ए, इन दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं है। दोनों के बीच ए व आर, इन दोनों के बीच में संबंध बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है। यानी देखिए ये इसकी व्याख्या, आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए ए और आर दोनों से, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। ये अलग कथन है, ये बिल्कुल ही अलग कथन है, लेकिन दोनों सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का अल्पकालिक आपूर्ति वक्र होता है। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का अल्पकालिक आपूर्ति वक्र होता है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्ति वक्र समझते हैं हम। ये अल्पकाल और ये दीर्घकाल का देखेंगे इधर। अल्पकाल में देखिए ये क्या है, एमसी यानी सीमांत लागत, और ये हमारा क्या है, एबीसी, एवीसी यानी औसत परिवर्ती लागत, और ये हमारा क्या है, एसी यानी औसत लागत। तो देखिए, और ये हमारा दीर्घकाल। दीर्घकाल में क्या है, दीर्घकाल में हमारा औसत परिवर्ती लागत नहीं होता है, केवल क्या होता है, ये हमारा एमसी यानी सीमांत लागत, और ये हमारा एसी यानी औसत लागत। तो देखिए जो अल्पकाल है, अल्पकाल में एवीसी यानी औसत परिवर्ती लागत वक्र से ऊपर का जो भी ये भाग है, सीमांत लागत का वह भाग जो कि औसत परिवर्ती लागत से ऊपर है, उसको क्या बोलते हैं, अल्पकाल में पूर्ति बोलते हैं। अल्पकाल में पूर्ति वक्र बोलते हैं एक व्यक्तिगत फर्म के लिए। और दीर्घकाल में क्या होता है, एमसी का वह भाग जो एसी से ऊपर हो। तो देखिए एमसी का वह भाग, एमसी का यानी सीमांत लागत का वह भाग जो एवीसी यानी औसत परिवर्ती लागत से ऊपर हो। और दीर्घकाल में क्या है, एमसी का वह भाग जो एसी यानी औसत लागत से ऊपर हो। अब देखिए अल्पकाल में औसत परिवर्ती लागत से ऊपर वाला भाग माना जाता है, और दीर्घकाल में औसत लागत से ऊपर वाला। तो देखिए हमारा अल्पकाल का पूछा है, देखिए हमें प्रश्न किसका पूछा है, अल्पकाल का। तो अल्पकाल में क्या है, औसत परिवर्ती लागत। देखिए हमारा औसत परिवर्ती लागत वाला क्या है, औसत परिवर्ती लागत वक्र से ऊपर सीमांत लागत वक्र, ये हमारा पूर्ति वक्र है। हमारा बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता व अपूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित से क्या उभयनिष्ठ है। देखिए एक तो क्या है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन, दोनों में क्या उभयनिष्ठ नहीं है। जो उभयनिष्ठ नहीं है वो बताना है। तो देखिए एक तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन, एक है अनपरफेक्ट कंपटीशन, यानी
अपूर्ण प्रतियोगिता। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे क्रेता व विक्रेता, दोनों की संख्या अधिक होती है दोनों में। परफेक्ट कंपटीशन और अपूर्ण प्रतियोगिता यानी अनपरफेक्ट कंपटीशन, दोनों में क्रेता विक्रेता क्या होते हैं, अधिक होते हैं। पहला पॉइंट दोनों के लिए सही है। और फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन दोनों बाजारों में होता है, इसमें भी और इसमें भी। और पूर्ण ज्ञान, बाजार का पूर्ण ज्ञान दोनों बाजारों में होता है, क्योंकि बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। और सी ऑप्शन क्या है, देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें क्या है, समान उत्पाद होते हैं। समान उत्पाद किसमें होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि सभी फर्में ए बी सी डी एक समान वस्तु का उत्पादन करती है, बिल्कुल सेम वस्तु का। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, वस्तु विभेद होता है, वस्तु विभेद, यानी ए बी सी डी इनकी जो वस्तुएं आपस में बिल्कुल सेम नहीं होती, इनकी वस्तुओं में क्या होता है, अंतर होता है। इनकी वस्तुओं की गुणवत्ता में क्या होती है, गुणवत्ता में अंतर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सही, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में। और हमारा अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक विशुद्ध प्रतियोगी फर्म अल्पकाल में हानि उठाकर भी उत्पादन करना चाहेगा यदि, तो देखिए अल्पकाल में क्या होते हैं, एक फर्म उत्पादन करे या ना करे। हम कौन सी स्थिति देख रहे हैं, अल्पकाल। अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन करे या ना करे, उससे स्थिर लागतें उठानी पड़ती है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन करे या ना करे, उसे स्थिर लागतें उठानी पड़ती है। चाहे वह जीरो उत्पादन करेगा तो भी स्थिर लागतें उसको वहन करनी पड़ेगी, और वो कितना भी उत्पादन करे उसको स्थिर लागतें क्या करनी पड़ती है, उठानी पड़ती है। यानी इस पर उसकी ये लागतें उसकी इससे नहीं बचा जा सकता, यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अब सी यानी स्थिर लागत, इससे बचा नहीं जा सकता है। तो फर्म में क्या करती है, स्थिर लागत के बराबर हानि उठा सकती है। तो देखिए हानि उसकी स्थिर लागत से अधिक न हो, यानी स्थिर लागत के बराबर वह हानि उठा सकती है, इससे अधिक होने पर वह हानि नहीं उठाएगी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम मोनोपोली यानी एकाधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।